तो मैं सवाल लेकर आती हूँ नवीद साहब आपकी तरफ कि जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पंजाब में इंतखाबात की डेट दी गई है आइन की रूह से, क्या ये गलत इकदाम था? जी, ये बहुत सारे जूरिस्ट हैं वो पहले ही बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस बात का तयन करना होता है और तारीख देनी होती है। तो चूँकि सुप्रीम कोर्ट के हवाले से पहले भी ये बात की जा रही थी कि वो बहुत सारी चीज़ों में ओवरलैपिंग कर गए हैं। आज जो दरख्वास्त दायर की गई है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, इसमें कुछ पॉइंट्स वो हैं जो ब्रदर जजेस उठा चुके हैं कि आइन रीराइट नहीं करना चाहिए था, ये मामला गलत हो गया। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि आपने जो गलती की है उसकी तस्सीह करें। इस तरह से हो नहीं सकता कि आप एक इदारे का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लें। मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद एक आइनी इदारा है। इलेक्शन का पूरा शेड्यूल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दे दिया गया, फिर आपने देखा कि उसका जो अमल दरामद वाला मामला है वो कहाँ आके अटका हुआ है। तो ये बुनियादी गलतियाँ होती हैं कि जब आप अपने दायरे कार से बाहर निकल जाते हैं तो उसके बाद वापसी का रास्ता नहीं रहता और फिर मुश्किलात दर मुश्किलात सामने आ जाती हैं। आज ये जो दरख्वास्त दायर हुई है इसमें मैंने एक चीज़ नोट की है कि बड़े कॉन्फिडेंस के साथ और बड़े ज़ोरदार तरीके के साथ उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया। वो पहले जो बहुत मुअद्दब होकर बात कर रहे थे, उन्होंने देखा कि ज़रा अब थोड़ा सा ऊँची आवाज़ में बोलना पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं वो इरफान कादर साहब हैं, वही इनके जाने से पेश भी होंगे। बुनियादी बात यह है कि उन्होंने रेफरेंस भी दे दिए हैं बीच में। मसलन मेरे भी नोटिस में आज ही आया, उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 254 को प्री मेच्योर यानी कबल अज़ वक्त इस्तेमाल किया गया। सुप्रीम कोर्ट के 11 रुकनी लार्जर बेंच का फैसला मौजूद है जिसमें इलेक्शन को 4 माह आगे बढ़ाने की इजाज़त दी गई है। ये केस जो है ये हाजी सैफुल्ला केस है। ये जुनेजा दौर में होते थे, बहुत बड़े आइनी माहिर थे खुद भी सैफुल्ला साहब, और पार्लियामेंट के अंदर बड़े बड़े पॉइंट उठाया करते। और उन्होंने ये कह दिया, और वो जो बात हम कर रहे थे कि तारीख देकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने इख्तियारात से तजावज़ किया। साथ ये भी कह दिया उन्होंने कि आप कानून दोबारा लिख रहे हैं। एक आइन का मामला तो था जो सियासतदानों की जानिब से उठाया गया कि ये कानून तयशुदा है, आप इस कानून को भी रीराइट कर रहे हैं। और एक बहुत अहम पॉइंट है जो मेजर कंसर्न है सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का और सारे स्टेक होल्डर्स का कि अगर एक सूबे में इलेक्शन पहले हो जाएंगे तो उसके बाद वो जो कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम है जिसके तहत एक ही दिन पूरे मुल्क में इलेक्शन कराए जाने हैं ताकि एक हुकूमत दूसरे पर असरअंदाज ना हो, ये बेस है और आइन की रूह है और इंतखाबात की भी यही रूह है। ठीक है। अब वो कहते हैं कि अगर इस तरह से हम काम करने लग पड़ेंगे तो उसके नतीजे में फिर नताइज मानने का सिलसिला जो है वो भी गड़बड़ हो जाएगा सारा। तो इस सारे का सारा सिलसिला अब इस तरह से दुरुस्त हो सकता है कि आप अपना जो ऑर्डर दिया हुआ है, आपने 4 अप्रैल को दिया था गालिबन उन्होंने, उसको रिवोक कर लें, उसे रजू करें और उसके बाद फिर आगे मामला जो है। सर, राइट टू प्राइवेसी तो इसमें चैलेंज हुई है, आपकी बात से मैं इतना तो इत्तेफाक करती हूँ, लेकिन जो उसके अंदर का कंटेंट था वो भी क्वेश्चनेबल था। नवीद चौधरी साहब, आप ये बताएं, क्या बहुत देर नहीं कर दी साकिब निसार साहब का एहतसाब करते हुए? देर क्या करनी थी, एहतसाब करने कौन दे रहा था? वो तो ऐसे जज बैठे हुए हैं जजों को रोकने के लिए। जवेद इकबाल एक नफीरस कैरेक्टर है पाकिस्तान का, जस्टिस जवेद इकबाल। कभी इस्लामाबाद हाईकोर्ट सीना तान के आ जाता है स्टे देने, कभी लाहौर हाईकोर्ट आ जाता है। वो कहते हैं हमारा बुजुर्ग जज को हाथ लगा रहे हो, वो जजों के मतलब तुमने सोचा कैसे? तो साकिब निसार तो सरगुना है साजिश का। वो तो उसने तो सारा ये जो जवेद हाशमी ने प्लान लीक किया कि इमरान खान को कैसे लाया जाएगा, अदलिया के जरिए लाया जाएगा, सरगुना साजिश का कौन था? साकिब निसार था। और उसने भी फटाफट, चमचा वैसे इनका था नून लीग का, लेकिन उसने कहा ये मौका बन रहा है ताल्लुकात मानने का, फटाफट हाथ मिला लिए। मैं अपनी बात करने से पहले जितना भी टाइम मुझे मिलेगा, मैं मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब बड़े मोहतरम आलम दीन हैं और गैर सियासी शख्सियत हैं, जय्यद आलम दीन हैं और मोतज़ल मिजाज भी हैं। उन्होंने आज एक लेटर लिखा है ओपन, चंद सतरें हैं, उसकी सिर्फ सुन लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, बादियो नज़र में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में कोई कमी नहीं की गई, बल्कि इन इख्तियारात को रेगुलेट करके इदारती शक्ल दी गई है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर से भी आवाज़ उठी और पाकिस्तान बार कौंसिल समेत वकुला की एक बड़ी तादाद इसकी हामी है, क्योंकि ये बात मुसल्लम है इज्तिमाई दानिश इनफरादी दानिश से बेहतर होती है। माजी में इसका इंतहाई गैर मोहतात इस्तेमाल किया गया। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब फरमाते हैं, जस्टिस साकिब निसार ने तो अपनी दादागिरी और दहशत कायम करने के लिए इसे इस्तेमाल किया। अच्छा, ये मुफ्ती साहब के अल्फाज। जस्टिस गुलजार ने कराची में इंतहाई जालमाना तरीके से लोगों को बेघर किया और फुटपाथ पर ला बिठाया। वो एनजीओ की एक खातून की फरमाइश की तकमील के लिए
मसाजिद और मज़ारात को ढाने चले थे, जबकि इसके बरक्स इस्लामाबाद में 62 लोगों की गैर कानूनी इमारत को रेगुलराइज किया गया था। आज इन दोनों का ये हाल है। आगे फारसी में उन्होंने लिखा है, कसीमन पुरसद के भैया कसीती, मनसब की दी हुई इज़्ज़त आर्जी होती है, हकीकी इज़्ज़त व तकरीम अल्लाह ताला के की अता से नसीब होती है। इस फारसी के मुहावरे का ये मतलब है कि अगर आप अपने मनसब का ख्याल खुद नहीं करेंगे तो फिर ये भूल जाएं कि कोई आपकी इज़्ज़त करेगा। ठीक है। बात ये है कि साकिब निसार का जो ताज़ा मामला आया है सामने, वो आया है कि उनका बेटा पैसे मांग रहा है 1 करोड़ 20 लाख रुपया। अच्छा, अब वो उस वाले से एक रेफरेंस आ गया, कोशिश की उन्होंने, अदालतें तो स्टे देने के लिए बैठी हुई है ना, इसीलिए तो आज एक कहा है उसने, मुझे बड़ा खुशी हुई, नूर आलम खान है, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को बुलाया उसने 16 को, कि अगर उसने स्टे तो ले उन्होंने लिया, कहा स्टे ले, उन्होंने कहा स्टे गया, स्टे दोबारा मैं लेके आऊंगा इसको, और मेरे ख्याल में लाएंगे, जैसे भी लाएंगे आप देखेंगे ये तमाशा। तो बात ये है कि यहाँ तो स्टे देने के लिए लोग बैठे हुए हैं। एक आदमी जो है वो पाकिस्तान, वो तारक रहीम के साथ जो लाहौरी गैंग बना हुआ है उसके साथ मिलकर पूरी जुडिशरी को मैनिपुलेट कर रहा है, हाथ नहीं डाल सकते थे। अच्छा, वो मान रहे हैं, मैं सिर्फ इतना अर्ज करता हूं, उन्होंने मान लिया कि मेरे बेटे की ऑडियो ये वाला ऐसा गलत है, यानी कि लतीफा मुलादा फरमाए, बाकी सारी ठीक है, सही है। पैसे मंगने वाली किसी ने तोड़ नालामी जोड़ छड़ी है। हाँ जी। ये तो नहीं होगा भाई, तो रेफरेंस भी आएंगे और एहतसाब भी होगा। जजों का एहतसाब जब तक नहीं करेंगे और जर्नलों का एहतसाब नहीं करेंगे तो उस वक्त तक तो सवाल ही पैदा। तो मैं चाहूंगी कि नवीद साहब आप ये बताएं कि सहाफ़ियों के लिए ज़मीन तंग कब होनी शुरू हुई, ये मामलात कब ख़राब हुए और ऐसे हालात पैदा हो गए? देखिए, मुख्तलिफ अदवार में मुश्किलात तो रही हैं। मार्शल अदवार में तो कोड़े भी पड़े सहाफ़ियों को, जेलों में भी गए, और जमहूरी अदवार के अंदर भी मुश्किलात आई हैं, इसमें कोई शुबा नहीं। हाइब्रिड निज़ाम जो था, जिस वक्त ये मुसल्लत किया गया तो उस वक्त वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी टीवी पर आया और उसने आकर कहा, एलानिया कहा, कोई छुपाया नहीं उन्होंने, क्योंकि पीछे सारे इदारे खड़े हुए थे ना। उसने कहा बंद करो खबरें शबरें, ये अखबार लपेटो, चैनल लपेटो, सिर्फ एंटरटेनमेंट चलेगी और खबरें वो होगी जो पीटीवी से चलेंगी। वो तो सहाफ़ियों की जरूरत और हिम्मत थी कि उन्होंने इस मामले को भी संभाला। जैसे जस्टिस काजी फायजी साहब पर आते हैं, इन्होंने फुल फ्लैज हमला किया, अदलिया भी बची, इंडिपेंडेंट जज बच गए और आए तक उसके सराहत और इंशाल्लाह बेहतर होंगे। इस तरह सहाफ़ियों ने कुर्बानियाँ दी, लोगों को नौकरी से निकलवाया गया। फिर हमने देखा कि एक मंसूबे के तहत चैनल निकाले गए हाइब्रिड निज़ाम को सपोर्ट करने के लिए। उनके मालकान कौन थे? जब पैराशूटर उतार दिए गए, सोशल मीडिया के पूरे ब्रिगेड बनाए गए सरकारी पैसे के साथ। और आर्डर क्या था, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हमें खुद कहा गया कि आपने बैशिंग करनी है, उड़ा के रख देना है अपोजिशन को और झूठ बोलना है दिन रात। मीडिया पर कंट्रोल इतना सख्त था कि जिसने एक भी सच्ची बात की उसको उठाने का आर्डर आ जाता था, मारा जाता था, नौकरी से निकाल दिया जाता था। बड़े बड़े जगह साफ़ी नौकरियों से निकाल दिए गए। तफसील में जाऊँगा तो आगे काम चला जाएगा। हुकूमत की सपोर्ट का ये आलम था। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि हमें एक सरकारी इदारे से जो हुकूमत के अंडर नहीं आता, वहाँ से फ़ोन आते थे कि आपने टमाटर की कीमत ज़्यादा क्यों बता दी, प्याज की ज़्यादा कीमत क्यों बता दी। हमने कहा यार तो रूटीन का जो मंडी का रेट है वो बता रहे हैं। नहीं, इस तरह तो हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा होंगी। यानी कि ये आलम था। आप जुल्फी बुखारी के मुतालिक बात नहीं कर सकते थे, आप अंदाज़ा लगाएं। उसके बाद क्या हुआ कि जब हाइब्रिड तजर्बा पिट गया तो उसके साथ ये मीडिया सिस्टम भी पिट गया। वो फिर अपने खालकों के गले पड़ गया और इसके लिए इन्वेस्टमेंट जो की गई है वो खरबों रुपए की है। ये भी पार्लियामेंट को सोचना चाहिए। अदलिया की बात तो वो करती है। उन गिरबानों को आपने कब पकड़ना है जिन्होंने सोशल फैब्रिक तबाह कर दिए इस मुल्क के, जिन्होंने सवाए गालम गलोच के। अच्छा, एक और प्रॉब्लम है, जब गालम गलोच शुरू हो जाए तो आप लखनवी अंदाज में आप जनाब करके जवाब नहीं दे सकते। थप्पड़ के जवाब में आपको थप्पड़ मारना पड़ेगा। अच्छा। इनका जवाब तो अब जवाब देने के लिए भी इस तरह से आना पड़ेगा। तो ये पूरा जो मुआशरा खराब किया गया है ये मीडिया के जरिए किया गया है और इसके जिम्मेदार चंद अफराद हैं। और इसमें गैर मुतल्लका अफराद की मुदाखलत, गैर मुतल्लका अफराद को उतारा जाना, मीडिया हाउसेस को कंट्रोल किया जाना, धमकियाँ दिए जाना, उनके जो माली मामलात हैं उसके ऊपर पाँव रख देना, वो चल ना सकें। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो और मैं भी आपको बताऊं कि बहुत सारे वाक़यात ऐसे हैं जो अभी तक अनर्थ नहीं है। ऐसे लोगों को फिजिकली हर्ट किया गया या कोशिश की गई जिन्होंने अभी तक जुबान नहीं खोली। अच्छा, इस तरह के बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के मालकान भी शामिल हैं जी। उन पर फिजिकल अटेम्प्ट्स हुई हैं। ठीक है, यानी अभी ये बातें आगे जाके यानी चंद एक नाम सामने आए हैं, उसके अलावा भी एक फहरिस्त है जो मंजर आम पर नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं अभी तो रवा रवी में लोगों ने पर्दे रखे हुए हैं जो